आंटी जी, अगर कभी रात को डर लगे तो मुझे आवाज़ दे देना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। हिमांशी ने कहा, अब डर किस बात का है बेटा, तुम तो बगल में ही हो। फिर धीरे धीरे गांव में बातें होने लगीं। कोई कहता, वो शहर वाली विधवा अब संजय को फंसा रही है। कोई कहता, अरे संजय भी कम नहीं, रोज़ उसके घर जाता है। हिमांशी को सब पता था पर वह चुप रहती। संजय को भी पता था पर वह कहता, आंटी जी, लोगों की बातों का क्या, हम तो साफ हैं। एक दिन हिमांशी को चिट्ठी आई। रोहन ने लिखा था कि वह शादी करने वाला है। हिमांशी खुश भी हुई और उदास भी। उसे लगा अब सचमुच वह अकेली रह जाएगी। उसने संजय को चिट्ठी दिखाई। संजय ने पढ़ी और चुप हो गया। फिर बोला, आंटी जी, रोहन भैया खुश हैं तो हमें भी खुश होना चाहिए। हिमांशी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, पर बेटा, अब तो सचमुच मैं अकेली हो जाऊंगी। संजय ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, आंटी जी, जब तक मैं जिंदा हूँ आप अकेली नहीं हो। उस पल हिमांशी का दिल डूब गया। उसने संजय के हाथ को दबाया और कहा, सच कह रहा है ना? संजय ने कहा, पूरा सच आंटी जी। फिर दोनों चुप हो गए। बाहर बरगद के पेड़ पर कौए बोल रहे थे। हिमांशी का हाथ अभी भी संजय के हाथ में था। उस दिन के बाद से हिमांशी के घर का दरवाज़ा संजय के लिए 24 घंटे खुला रहने लगा। संजय भी अब बिना पूछे आता, चाय पीता, कभी खाना खा लेता, कभी हिमांशी के साथ आंगन में बैठकर पुरानी फिल्मी गाने सुनता। हिमांशी को अब अपने कमरे में अकेले सोने में डर नहीं लगता था। उसे पता था कि दीवार के पार कोई अपना है। संजय की माँ को भी सब पता था। पहले तो वह बिगड़ी, चिल्लाई, ये शहर वाली तेरे दिमाग पर चढ़ गई है। पर संजय ने एक ही बात कही, माँ, वो मेरी माँ जैसी हैं। अगर तुझे बुरा लगता है तो मैं तेरे सामने कसम खाता हूँ, उनके साथ कभी गलत नहीं करूँगा। माँ चुप हो गई। उसे भी पता था कि बेटा झूठ नहीं बोलता। फिर गर्मियाँ आने लगीं। दिन बड़े हो गए। एक दोपहर हिमांशी सहन में चारपाई डालकर लेटी थी। पंखा धीरे धीरे चल रहा था। उसका पल्लू सरका हुआ था। दरवाज़ा खुला था। संजय बिना आवाज़ किए अंदर आया और उसे ऐसे देखकर एकदम ठिठक गया। संजय की सांस रुक गई। हिमांशी ने आंखें खोली और उसे देखकर हड़बड़ा गई। उसने जल्दी से साड़ी ठीक की और बोली, अरे संजय, तू कब आया? आवाज़ भी नहीं दी। संजय ने नज़रें नीची कर ली और बोला, सॉरी आंटी जी, दरवाज़ा खुला था तो मैं सोचा मैं बाद में आता हूँ। हिमांशी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे पागल, अब क्या शर्मा रहा है? तू तो रोज़ आता है, बैठ ना। संजय चारपाई के किनारे पर बैठ गया। हिमांशी ने साड़ी ठीक की पर पल्लू जानबूझकर थोड़ा नीचे रखा। उसकी गहरी गर्दन और हुक दिख रहा था। संजय की नज़र बार बार वहीं जा रही थी। हिमांशी ने देख लिया। उसने धीरे से कहा, क्या देख रहा है बेटा? संजय लाल हो गया और बोला, कुछ नहीं आंटी जी, बस यूं ही। हिमांशी ने हंसते हुए कहा, अब मैं तेरी माँ जैसी हूँ ना? संजय ने सिर झुकाकर कहा, हाँ आंटी जी, बिल्कुल माँ जैसी। पर उसकी आवाज़ में कुछ और था। हिमांशी ने भी महसूस किया। उसने बात बदल दी और बोली, चल ठंडा ठंडा शरबत पिला देती हूँ। फिर रसोई में दोनों साथ साथ शरबत बनाने लगे। हिमांशी ने गिलास में बर्फ़ डाली। संजय पीछे खड़ा था। हिमांशी ने जैसे ही पीछे मुड़ना चाहा, संजय से टकरा गई। उसका बदन संजय के सीने से लग गया। एक पल को दोनों रुक गए। फिर अचानक हिमांशी ने खुद को पीछे खींचा और बोली, बेटा, ये ठीक नहीं। संजय ने सिर झुकाकर कहा, माफ़ करना आंटी जी, मैं चला जाता हूँ। हिमांशी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, नहीं संजय, तू कहीं नहीं जाएगा। बस हम दोनों को संभलना होगा। तू मेरे लिए बहुत कीमती है। मैं तुझे खोना नहीं चाहती। संजय ने उसकी आंखों में देखा और कहा, आंटी जी, मैं भी आपको कभी नहीं खोना चाहता। उस दिन के बाद दोनों ने एक अनकही लकीर खींच दी। नज़दीकी बढ़ी पर हाथ बढ़ाने की हिम्मत किसी ने नहीं की। संजय अब हिमांशी के सारे काम खुद करने लगा। खेत की रखवाली, कागज़ पत्तर, बैंक का काम, यहाँ तक कि हिमांशी की दवाइयाँ भी वही लाता। हिमांशी उसे प्यार से मेरा राजा कहती। संजय हंस देता। एक दिन हिमांशी को रोहन का फ़ोन आया। रोहन ने कहा कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट है। हिमांशी बहुत खुश हुई। उसने संजय को बताया। संजय ने कहा, आंटी जी, अब तो आपको पोता होने वाला है। आपको विदेश जाना चाहिए। हिमांशी चुप हो गई। फिर धीरे से बोली, मैं वहाँ जाकर करूँगी क्या संजय? मेरा घर तो अब यही है और तू यहाँ है ना?
संजय ने कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। फिर धीरे धीरे हिमांशी को अपनी सेहत की चिंता होने लगी। रात को पैरों में दर्द होने लगा, कभी सीने में घबराहट होती। डॉक्टर ने कहा, बीपी की दवा शुरू कर दो, अकेले रहोगी तो तकलीफ बढ़ेगी। हिमांशी ने संजय को बताया। संजय ने कहा, आंटी जी, अब आप अकेली नहीं रहोगी, मैं आपका सारा हिसाब किताब देख लूँगा। एक दिन हिमांशी ने संजय को अपने पास बुलाया और बोली, सुन संजय, मैंने वकील से बात की है, मेरी सारी ज़मीन, मकान, बैंक बैलेंस सब तेरे नाम कर रही हूँ। संजय चौंक गया और बोला, आंटी जी, ये आप क्या कह रही हैं? ये सब आपका है। हिमांशी ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, नहीं बेटा, मेरे पास रोहन है, पर वो दूर है। मेरी असली ज़रूरत तू है। तू मेरे बुढ़ापे का सहारा है। मुझे एक बेटे की ज़रूरत थी, वो बेटा तू है। मैं चाहती हूँ कि मेरे बाद ये सब तेरा हो। संजय की आंखें भर आईं। उसने हिमांशी के पैर छुए और बोला, आंटी जी, नहीं, अब से आप मेरी माँ हो, मैं आपको माँ कहूँगा। हिमांशी ने उसे गले लगा लिया और रोते हुए कहा, हाँ बेटा, आज से तू मेरा बेटा है। उस दिन के बाद गांव में बात फैल गई कि हिमांशी ने संजय को गोद ले लिया है। कागज हुए। हिमांशी ने संजय का नाम अपने सारे कागजों में लिख दिया। संजय अब हिमांशी को माँ जी कहने लगा। हिमांशी की आंखों में सुकून था। संजय की माँ भी अब खुश थी। वह खुद हिमांशी के घर आने लगी। दोनों औरतें साथ बैठकर बातें करती। गांव के लोग जो पहले कानाफूसी करते थे, अब कहते, देखो शहर वाली ने कितना अच्छा किया, संजय को बेटा बना लिया। रात को हिमांशी और संजय फिर छत पर बैठते। अब कंबल एक ही होता, पर अब उसमें माँ बेटे का प्यार था। हिमांशी संजय के कंधे पर सिर रखकर सो जाती। संजय उसके बालों में उंगलियां फेरता और धीरे धीरे उसे कमरे में लिटा आता। एक शाम हिमांशी ने संजय से कहा, बेटा अब तू शादी कर ले, तेरी उम्र हो गई। संजय ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, मेरी शादी तो हो चुकी है आपसे। अब मेरी जिम्मेदारी आप हो। जब तक आप हैं मैं किसी और को नहीं ला सकता। हिमांशी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने संजय को सीने से लगा लिया और बोली, भगवान करे मेरा बेटा हमेशा खुश रहे। गांव में अब कोई गलत बात नहीं करता था। ये था माँ बेटे का रिश्ता। और सचमुच हिमांशी को अपना बेटा मिल गया था, संजय को अपनी माँ। दोनों एक ही घर में एक ही छत के नीचे माँ बेटे की तरह रहने लगे। फिर हिमांशी की सेहत दिन ब दिन ठीक होने लगी। संजय की जिंदगी में सुकून आ गया। बस यही थी उनकी कहानी। बस दिल से दिल तक एक रिश्ता बन गया जो न